मार्क्स तो भाई किसी हम उर्दू में, हाँ उर्दू की नशरियात दोबारा शुरू हो चुकी हैं। ठीक है सर, एनर्जी खत्म हो गई है, एनर्जी खत्म हो गई है सर। वो स्टार्ट बटन दबा दिया था आपने? नहीं, इस दफा नहीं दबाया, इस दफा दबाना भी नहीं है क्योंकि अंग्रेजी अभी वो ऐप चेक हो जाए एक दफा, अगर वो सही चलना शुरू हो जाए तो फिर ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मैं दूंगा उसका अपना देखेंगे। लेकिन एक तो दफा नोट्स मेरे पास आ गए कि मेरे लेक्चर्स के किस तरह बनते हैं। तो यहाँ तक अभी तक जो पिछले लेक्चर में जो कुछ भी पढ़ा है अभी तक उसके बारे में अभी क्या आया था, न्यूज़ वाला ठीक है। अभी तक जो है वो कोई क्वेश्चन? जी फैजान, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? सर क्वेश्चन ये था कि मुश्किल हम लोग एक दफ़ा रन करते हैं एक ग्राफ के ऊपर, हाँ, और उसको फिर हम लोग सेम ग्राफ के ऊपर दोबारा रन कर देते हैं, तो क्या वो डिफरेंट वो यूनिवर्सिटीज हमें देगा या सेम है? वो जैसे कि मैंने बताया था, अगर वो सॉर्टिंग हमें उसी तरह का वो स्टेबल सॉर्टिंग है, एज इन उसमें चेंज नहीं आती, एजेस अगर यूनिक सारे एज वेट्स है 1 2 3 4 डिफरेंट वेट्स है, तो फिर तो हमेशा मेरे पास वही सीक्वेंस बनेगा। लेकिन अगर मेरे पास 1 के मनी है, 2 के कई हैं, और मैं कोई ऐसा सॉर्टिंग एल्गोरिथम रैंडमाइज क्विक सॉर्ट यूज कर रहा हूँ जिसमें मैं पिवट रैंडमली चूज करता हूँ रादर देन कि मैं कहूँ मैं आखिरी वाला पिक करूँगा, तो वो फिर मुझे डिफरेंट दे देगा। ठीक है। अब अगला सवाल इसका ये आता है कि क्या क्रुशिकल ऑपरेशन मुझे एक रिजल्ट देगा? तो हर केस में ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो फंडामेंटली डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल वो अगर हम लोग उसको कोई 10 टाइम्स रन करते हैं किसी कंप्यूटर एक ग्राफ के ऊपर, 5 टाइम्स हो सकता है एक ही आंसर मिले और 5 टाइम्स अलग आंसर मिले, अगर वो रैंडमाइज क्विक सॉर्ट हो, ये कह रहे हैं ना? अगर वो रैंडमाइज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मल्टीपल सॉल्यूशंस में भी तो कर सकते हाँ जी, मतलब मल्टीपल सॉल्यूशंस आर करेक्ट ना, मतलब पॉइंट इज मल्टीपल सॉल्यूशंस आर करेक्ट। ये ऐसा है कि मैं कहूँ कि ये इस तरह का प्रोग्राम लिखो जो कि 50 दफ़ा हेलो लिखे, तो वो कई लोग डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं। कोई एक तरह का कोड लिख लेगा, कोई थोड़ा डिफरेंट कोड लिख लेगा, तो दोनों करेक्ट है। ऐसा नहीं कि एक ज़्यादा करेक्ट है, कम करेक्ट है, दोनों इक्वली करेक्ट है। तो वो सॉर्टिंग में तो हम लोगों ने क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू अभी तक हमने कोई रैंडम सॉर्टिंग एल्गोरिथम नहीं पढ़ा हुआ। हाँ, अभी तक सारे जो है वो स्टेबल वाले हैं। ठीक है, कोई रैंडम जी जी आज का मीटिंग ठीक है। अगला कोई सवाल? अभी तक जो पिछले लेक्चर में जो कुछ हुआ उसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक तो मैंने वो थ्योरम पढ़ाया था जिसमें पार्टीशंस वगैरह थी, और एक पर ये क्रुशिकल अभी पढ़ाया है, दोनों के दरमियान लिंक क्या है? कोई ताल्लुक है या नहीं? वैसे ही बस एक लेक्चर में डाल एक को रिस्पेक्ट करना, एक को रिस्पेक्ट करना। हाँ, तो ये क्रुशिकल जो है वो एक एल्गोरिथम है जो देखें जो चीज़ मैंने बताई थी वो जनरल जो एल्गोरिथम है, अगर मैं सादे तरीके से करूँ तो मैं खूब सारे पार्टीशन ढूंढूंगा, फिर मैं देखूंगा कौन सी पार्टीशन जो है वो रिस्पेक्ट करती है, वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो क्रुशिकल आपको एक एफिशिएंट तरीका दे देता है 2 पार्टीशन में डिवाइड करने का, क्योंकि आपका जो एक वर्टेक्स जिस सेट में आ रहा है वो आप एक सेट बना लेते हैं और बाकी तमाम वर्टिसेस जो है वो दूसरे सेट में डाल देते हैं। ठीक है, और कोई सवाल? अटेंडेंस ले लेते हैं अवामी फरमाइश के मुताबिक, फिर जो है वो थोड़ा सा आगे चलते हैं।
किया हुआ ये नॉन डिक्रीजिंग का वर्ड आपने यूज किया, क्योंकि एक ही बात है यार। सर पहले हमें डिक्रीजिंग सोचना होता है, इसका उल्टा सोचना होता है। जब आप स्लाइड डाउनलोड करें तो उसके ऊपर PDF में इसको काट कर क्या आ गया मेरे पास। विंडो डी कर लें सर। खत्म हो गया। तो अगला जो है वो प्रिम्स एल्गोरिथम है। तो प्रिम्स एल्गोरिथम जो है ये खासा सिमिलर एल्गोरिथम है BFS से, खासा सिमिलर एल्गोरिथम है। और पहले तो थोड़ा सा वैसे अगर आप उसको देखेंगे भी तो आपको थोड़ा सा BSP से मिलता हुआ नजर आएगा। तो एक तो खैर हम ये ग्राफ इसमें पास कर रहे हैं, ग्राफ के हम वेट्स पास कर रहे हैं और ये रूट पास कर रहे हैं। तो ये रूट जो है ये एसेंशली मेरे पास सोर्स है जहाँ से सारी कहानी शुरू होती है। ये भी इंक्रीमेंटल एल्गोरिथम है, हर आइटरेशन में एक एज पिक करेगा या एक भी नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि 2-3 एजेस इकट्ठी वो पिक कर लेगा, 1 बाय 1 करेगा। तो जिस तरह BFS में था, ये हमारे पास इनिशियलाइजेशन का स्टेप हो रहा है। सारे वर्टिसेस के लिए मैं लूप चलाता हूँ, हर वर्टेक्स की जो है वो मैं इन्फिनिटी कर देता हूँ। अब ये जो इन्फिनिटी है ये मेरे पास वो BFS में जिसको हम B कहते थे, डिस्टेंस कहते थे, तो ये कहते थे, लेकिन यहाँ पर हम डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर रहे, इसलिए इसका नाम थोड़ा जेनेरिक की रखा हुआ है कि बस एक वैल्यू है, ठीक है। एक स्पेशल वैल्यू हम हर वर्टेक्स के साथ एसोसिएट कर रहे हैं जिसका की उन्होंने नाम रख दिया। पाई जो है ये वही प्रेडिसेसर वाला काम कर रहा है। और फिर की ऑफ R जो है वो मैं 0 कर देता हूँ, जिस तरह मैं सोर्स का डिस्टेंस 0 कर देता था। और मैं सारे के सारे वर्टिसेस जो है वो एक क्यू में डाल देता हूँ, लेकिन ये मेरे पास प्रायोरिटी क्यू है। प्रायोरिटी क्यू और नॉर्मल क्यू में क्या फर्क है? BFS में नॉर्मल क्यू यूज होती है, इसमें प्रायोरिटी क्यू यूज होती है। वेट देखते हैं कि किसके वेट कम है उसको फिर प्रायोरिटी दे देते हैं। तो सबसे पहले जब ये निकालेगा तो सबसे मिनिमम वाला निकालता है, फिर उसके बाद वो वाला। तो आपने शायद डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर हीप पढ़ा हो, तो एसेंशियली वो एक प्रायोरिटी क्यू की इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी क्यू ये मेरे पास मिन हीप के बराबर, ठीक है। और मिन हीप जो है वो एसेंशियली मेरे पास एक ट्री होता है। तो जब मैं इसमें से कोई ये वाली चीज़ डिलीट करता हूँ, ये मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ, तो बाकी चीज़ें जो है वो थोड़ा सा एडजस्ट होती हैं। और वो चूँकि ये 3 है तो इसकी हाइट लॉग होती है, तो वो मैक्सिमम लॉग एडजस्टमेंट में लगता है। कुछ एलिमेंट स्वैप हो रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो इस पर लॉग इसकी टाइमिंग होती है ऐड करने की, डिलीट करने की। क्योंकि मेरे पास भाई 3 टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ तक हमने कर लिया, तो सारे वर्टिसेस मेरे पास क्यू में आ गए। और फिर बिल्कुल BFS की तरह कि जब तक वो प्रायोरिटी क्यू मेरे पास एम्प्टी नहीं होती तो मैं उसमें से DQ करता हूँ, लेकिन अब मैं DQ के बजाय मैं एक्सट्रैक्ट मिन कहता हूँ, क्योंकि हीप या प्रायोरिटी क्यू में वो एक्सट्रैक्ट मिन होता है क्योंकि हम मिनिमम निकाल रहे होते हैं, ठीक है। और ये मिनिमम जो निकाल रहा होता है वो
की के बेस पर कर रहा होता है। तो जो सॉर्टिंग उसने अपने अंदर की होती है, क्यू ने अपने अंदर की होती है कि मिनिमम कौन सा है, सबसे बड़ा वाला कौन सा है, तो वो की के हिसाब से उसने किया हुआ है। और सारी कीज इस वक्त इन्फिनिटी है माँ सिवाय रूट के। तो कौन सा पहली आइटरेशन में कौन सा रूट निकल आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ऐसा ऐसा कीज जो है वो एडजस्ट होती जाएंगी, सारी इन्फिनिटी हमेशा नहीं रहेंगी। जिस तरह डिस्टेंस जो है जैसे जैसे हम डिस्कवर करते थे तो डिस्टेंस को हम अपडेट करते थे, तो इसमें भी जैसे जैसे हम निकालते जाते हैं तो उसके एडजस्टेंट जो वर्टिसेस हैं उनकी हम कीज को एडजस्ट करते जाएंगे। और अगेन बिल्कुल उसी तरह अब ये हम हर वर्टेक्स की एडजेंसेंसी लिस्ट में जाते हैं और हम हर उसके नेबर को देखते हैं। तो ये मैं कर रहा हूँ कि लोग यू जो है वो आप फर्स्ट वर्टेक्स है। आपने कहा था ये बात, आपने कहा था नहीं, अच्छा एनीवे, तो यू मेरे पास वो फर्स्ट वर्टेक्स है, ठीक है। आप इसका नाम अगर आपको यू नहीं अच्छा लगता तो V1 भी रख सकते हैं, तो वो ऐसी कोई बात नहीं, ये वेरिएबल है, ठीक है, ये चेंज होता रहेगा। तो अब जो है वो उसमें तो हम कलर चेक कर रहे थे ना, इसमें हम चेक करते हैं कि जो V है जो कि उसका नेबर है, सेकेंड वर्टेक्स जो कि उसका नेबर है, क्या वो Q के अंदर एग्जिस्ट करता है, क्या वो Q में मौजूद है कि नहीं। तो ये बड़ा आसान सा काम है कि आप कोई बुलियन अरे रख सकते हैं जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि ये सारे के सारे तो इनिशियली Q में होते हैं ना, तो सारे के सारे ट्रू हो गए, जो जो निकलता जाएगा उसका हम वैल्यू फॉल्स कर देंगे कांस्टेंट टाइम के अंदर, क्योंकि वो एक अरे है। तो जैसे ये U निकलेगा तो उसका जो करस्पॉन्डिंग वेरिएबल है कि वो Q में है या Q में नहीं है, तो वो उसको मैं फॉल्स कर दूंगा, तो बाकी सारे तो ट्रू होंगे। और दूसरी चीज मैं ये चेक करता हूँ कि जो H का वेट है U और V के दरमियान, यानी फर्स्ट वर्टेक्स और सेकंड वर्टेक्स के दरमियान जो वेट है, क्या वो वेट उसकी की से कम है। अब शुरू में ये समझाना आसान है कि बाकी सारे इन्फिनिटी है, तो अगर H का वेट 5 भी है तो इन्फिनिटी से वो कम होगा तो वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वो कम होता है, ये दोनों कंडीशंस मेरे पास ट्रू होती है, तो मैं प्रेडिसेसर उसको U कर देता हूँ, सेकेंड वर्टेक्स का प्रेडिसेसर फर्स्ट वर्टेक्स कर देता हूँ, और की को मैं उसके वेट के बराबर कर देता हूँ। सर वेट्स तो डिफाइन नहीं होते पहले से, तो ये आपने इन्फिनिटी की वेट को मैंने चेंज नहीं किया, मैंने की को चेंज किया। सर जो आप कह रहे हैं कि वेट अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 है पहले की का, तो नहीं मैंने शायद कहा गलत हो या आपने शायद सुना गलत हो। मैं कहना ये चाह रहा था कि मेरे पास इसकी की 0 है और इसका एक नेबर है जिसकी H का वेट 5 है और इसकी की वैल्यू मेरे पास इन्फिनिटी है, ठीक है। अब ये जो वेट है ये इन्फिनिटी से कम है, तो अगली आइटरेशन में जो इसका जो की है वो 5 हो जाएगा। इसी तरह अगर ये इन्फिनिटी ना होता, ये 5 होता और ये मेरे पास 2 का मेरे पास आता, तो वो अपडेट होकर 2 आ जाता, ठीक है। तो वो मुख्तलिफ कई दफ़ा उसकी की जो है वो चेंज हो सकती है, वो फौरन से Q से नहीं निकल रहा, सिर्फ अभी मैं ये देख रहा हूँ कि वो Q में अगर मौजूद है तब मैं उसकी की वैल्यू एडजस्ट करने के बारे में सोच सकता हूँ। वो डिसीजन मैं मेक करूँगा कि जो H जो कि उसको कनेक्ट कर रही है, क्या वो करंट की से उसका वेट कम है कि नहीं, ठीक हो गया। तो प्रेडिसेसर कर देता हूँ और की को मैं उसके वेट के बराबर कर देता हूँ।
तो ये कोड को थोड़ा सा देख लें, अगर कोई सवाल है जनरल सिंटैक्स में तो पूछ लें। सर एक्सट्रैक्ट मिनिमम उसी तरीके से चल रहा है ना कि उसमें एक्सट्रैक्ट मिनिमम का फंक्शन हाँ उसी तरीके से चल रहा है ना कि एडजस्ट को उसको दोबारा सॉर्ट कर दिए और वो हाँ, तो वो जब की किसी वर्टेक्स की चेंज होगी तो वो जो क्यू की जो शक्ल और सूरत है वो चेंज हो जाएगी, हीप मेरी चेंज हो जाएगी। आई होप दैट मेक्स सेंस। तमाम कीज में से एक्सट्रैक्ट में मुझे वो वाली वर्टेक्स निकालेगा जिसकी की मिनिमम हो। इनिशियली तो जीरो ही है। इनिशियली इंफिनिटी होगी, इनिशियली यहाँ पर इंफिनिटी चेक हुई है, सिर्फ रूट की जीरो होगी और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बाकी वाले जो है वो चेंज होते हैं। ड्राई रन करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं तो होपफुली उससे थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये मेरे पास ग्राफ है और मेरे पास तो ये मेरे पास वो रूट है, ठीक है, या सोर्स है, ठीक है। अब इसकी जो है ये सारे नेबर्स वो चेक करता है, तो ये इसके नेबर्स है, ये सारे के सारे नेबर्स ई एफ और बी जो है ये क्यू में मौजूद है, तो इनको जो वेट है वो अपडेट हो गया। इसका ई का जो है वो 1 हो गया, तो इसका वेट मेरे पास 1 हो जाता है, इसका वेट मेरे पास 2 हो जाता है, इसका वेट मेरे पास 4 हो जाता है, वो यहाँ पर दिखाया गया। ठीक हो गया। अब जो है यहाँ तक तो हो गया, अब जो है वो मेरे पास अगली आइटरेशन में जो है मेरे पास अगली आइटरेशन में मेरे पास अब इसका प्रेडिसेसर मेरे पास ये वाला हो जाता है, ये जो एरो मैं ड्रॉ करूंगा तो ये प्रेडिसेसर को दिखाएगा, ठीक है। अब इसके वो नेबर्स चेक करता है, तो ये तो मेरे पास क्यू में नहीं है क्योंकि ये निकल चुका है, तो इसको अंदर कोई चेंज नहीं करूंगा। ये क्यू में है, इसके जो की वैल्यू है वो 2 थी अभी, ठीक है, लेकिन यहाँ इसको एक एच कनेक्ट कर रहा है जो कि 1 वैल्यू है, तो मैं तो चाहता हूँ कि एच मैं मिनिमम वेट वाला रखूँ, तो बजाय ये कि मैं 2 के साथ उसको कनेक्ट करूँ, MST में मैं 2 को इंक्लूड करूँ, मैं इसके साथ इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। तो यही वो दिखाया गया है यहाँ पर कि मैं इसका प्रेडिसेसर जो है वो ये रख देता हूँ, और ये भी निकल गया और ये भी बाहर निकल गया। डिस्टेंस भी अपडेट हो जाएगा। हाँ, डिस्टेंस की की अपडेट है वो अपडेट हो जाएगी, तो इसकी 4 हो गई।
अब कौन सा F. बाहर आएगा? एफ आ जाएगा। तो एफ मेरे पास आएगा इसके जो B and G हाँ जी, तो बी का की क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, क्योंकि पहले इंफिनिटी थी। अब मेरे पास जो है वो कौन सा वाला अगले आइटरेशन में बाहर निकलेगा? B बी निकल आएगा। और मेरे पास जो प्रेडिसेसर है वो मेरे पास जो फाइनल प्रेडिसेसर है, प्रेडिसेसर भी मुख्तलिफ वक्तों पर चेंज होते रहते हैं, लेकिन जब वो निकल आता है तो वो उसका फाइनल प्रेडिसेसर बन जाता है। तो जब मैं एरो बनाता हूँ वो उसके फाइनल प्रेडिसेसर का एरो बनाता हूँ, वरना मैं कभी यूं एरो बनाऊंगा, कभी किसी और डायरेक्शन में एरो बनाऊंगा। ठीक है, अब जो है कौन सा निकलेगा? B निकल आया ना, B हाँ पे खड़े जी, सर, बी निकल आएगा और बी के मुख्तलिफ नेबर्स वो देखेगा। G को निकल सकते हैं। हाँ जी, तो Same ये जो है ये तो वही वाले 3 की वेट है, इसका मैं कोई चेंज नहीं करूंगा। इसका जो वेट है वो 1 हो जाएगा और अगली आइटरेशन में मेरे पास जो है वो सी जो है वो बाहर आ जाएगा। तो ये मेरे पास ये जो है इसका वो ये ट्री बनता जा रहा है। ये रेड एरोस को अगर आप देखें तो ये आपकी ट्री बनती जा रही है। ए को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कि ए में कौन से एजेस आ रहे हैं। तो अब जो है वो मेरे पास G पर आएगा, G आएगा, हाँ जी, सॉरी D पे जाएगा, तो D2 हो जाएगा, B आएगा, ये चेंज नहीं होगा और मेरे पास फिर 2 निकल आएगा। और G तो ये मेरे पास यूं करके आ जाएगा। फिर इसका मैं करूँगा तो इसका 1 हो जाएगा, इसकी वजह से ये 2 हो जाएगा। G जो है ये बाहर निकल आएगा, तो इसका प्रेडिसेसर जो है यहाँ पर पक्का पक्का सेट हो जाएगा। D बनेगा। हाँ वो उधर G पे जाएगा, नहीं तो अब मेरे पास कौन कौन से ये पड़ा हुआ है, ये सर ये क्यू में पड़ा हुआ है, और कौन सा पड़ा हुआ है? D नहीं, D निकल गया, डी तो बाहर आ गया ना। ये तो मेरे पास सही है सर, मैं सही कर रहा था, सही मैं नहीं, सही कर रहा था। हमसे आपने G से आप C पे आ गए थे, मेरे ख्याल से शायद पता नहीं मेरे ज़हन में चल रहा था। एनीवे G से D, तो मेरे पास इसका वेट 2 हो जाता है। इसका क्या वेट था? 3 था 1 हो जाएगा। 3 था हाँ जी, 3 का 1 हो जाएगा। तो फिर जी निकल आएगा बाहर और मेरे पास जी का जो पक्का प्रेडिसेसर है वो ये वाला सेट हो गया। अब मेरे पास जो है वो जी बाहर आएगा, तो इसका जो वेट है वो 1 हो जाएगा और मेरे पास एक ही वर्टेक्स रह गया, उसका वेट 1 है तो वो निकल आएगा और मेरे पास वो कनेक्ट हो जाएगा इसके थ्रू। तो ये मेरे पास जो फाइनल मेरे पास ट्री है वो ये वाली ब्लू वाली एजेस बन जाती है। ठीक है, तो बस याद रखें कि ये BFS से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसके बारे में मतलब अगर कंफ्यूजन होती है तो BFS को जहन में रखें तो वो आसानी हो जाएगी। तकरीबन उसी तरह काम कर रहा है, सिर्फ ये है कि क्यू की जगह प्रायोरिटी क्यू हो रही है। तो
यहाँ पर जो है वो क्यू एम्प्टी हो जाती है, तो ऊपर वाला जो वाइल लूप है ये वाला, ये एग्जिट हो जाता है, एल्गोरिदम मेरा ख़त्म हो जाता है। ये जो ब्लू लाइनें हैं ये मेरे पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री का लाइंस है। और इस एल्गोरिदम को अगर आप थोड़ा सा फॉलो करें तो इसमें सेट्स पार्टीशंस कहाँ पर बन रही हैं? सर जब हम एक सोर्स को सिलेक्ट करते हैं और जब उसका नेबर चेक करते हैं, जो एजेस मेरे फाइनल हो चुकी हैं, अभी मेरे पास इस स्टेज पर मेरे पास जो मेरे पास दो एज ग्रुप्स हैं, एक मेरे पास वो हैं जो कि प्रायोरिटी क्यू के अंदर हैं, और एक मेरे पास वो वाला ग्रुप है जो कि प्रायोरिटी क्यू से आउटसाइड है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ वर्टिसेस हैं, यहाँ पर कुछ वर्टिसेस हैं, आपस में भी ये कनेक्टेड हैं, यहाँ पर ये और ये इधर से घूम करके मेरे पास बाहर हो जा रही हैं। तो ये दो पार्टीशन बन जाती हैं, दो ग्रुप्स हैं, एक वो प्रायोरिटी क्यू से अंदर वाली और एक वो वाला ग्रुप है जो कि फाइनल हो चुका है, जो कि प्रायोरिटी क्यू से निकल आता है। तो चूंकि मैं एजेस इस तरह सेलेक्ट करता जा रहा हूँ ए में कि जो जो मेरी फाइनल होती जाती है वो लाजमी है कि मेरे पास क्यू से बाहर आएगा, तो वो सारी ए की एजेस जो है ऑल एजेस ऑफ ए आर ओवर आउटसाइड। तो ये भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फॉलो करता है। थोड़ा सा इसके बारे में सोचना, अगर कोई सवाल है तो एल्गोरिदम की वर्किंग के बारे में अगर कोई सवाल है, और अगर कोई कंफ्यूजन है कि ये थ्योरम को किस तरह फॉलो करता है। तो सबसे पहला मेरे पास एक फॉर लूप है जो कि हर वर्टेक्स पर चलता है और हर वर्टेक्स का इनिशियलाइज करता है। तो वो कांस्टेंट टाइम लेता है, तो वो v टाइम लेता है। फिर मेरे पास जिसमें मैं प्रेडिसेसर ऑफ r इज इक्वल टू nil e ऑफ r इज इक्वल टू 0, तो वो मेरे पास कांस्टेंट टाइम लेता है। और फिर मेरे पास जो बिल्ड हीप है जिसमें मैं सारी की सारी वर्टिसेस हीप के अंदर डालता हूँ और वो प्रायोरिटी क्यू के फॉर्म में एडजस्ट हो जाती हैं, तो वो मेरे पास v टाइम लेता है। ठीक है, और ये डेटा स्ट्रक्चर्स में आपने से कुछ ने पढ़ा होगा कि बिल्ड हीप जो है वो अगर आप एक सिंगल एलिमेंट इंसर्ट करें तो वो मेरे पास log n लेता है, और अगर आप बारी बारी एक एक एलिमेंट इंसर्ट करते जाएंगे तो वो n log n ले लेगा। लेकिन अगर आप इकट्ठा जो है वो उनको हीप में डालते हैं तो उसमें फिर ये खासियत है कि वो निस्बतन कम टाइम लेता है, n log n की बजाय n टाइम लेता है। तो अब मैं v वर्टिसेस डाल रहा हूँ तो v टाइम ले रहा है बिल्ड। और जो min है वो मेरे पास v टाइम्स कॉल हो रहा है। आप कहेंगे किस तरह v टाइम्स कॉल हो रहा है? तो हम इसकी बात कर रहे हैं ना, एक्सट्रैक्ट मिन की बात कर रहे हैं। तो एक वर्टेक्स एक ही दफा जाएगा, एक ही दफा निकलेगा, इकट्ठे चले जाते हैं और फिर हर आइटरेशन में एक एक दफा निकलता है। तो ये जो वाइल लूप है ये मेरे पास v टाइम्स चल रहा होता है।
times and each call takes log of v times. तो एक एलिमेंट निकालने के लिए वो उसको log v टाइम काम करना पड़ता है. ये अगेन डेटा स्ट्रक्चर्स है क्योंकि वो रीअरेंज करता है हीप को थोड़ा सा, तो वो log of v टाइम लेता है, इसलिए जो टोटल टाइम है वो log v बन जाता है. और आखिर में जो मेरे पास लूप है उसके अंदर वाइल लूप के अंदर जो लूप है वो ओवरऑल जो है हर एज पर चल रहा है. तो वो ओवरऑल जो है वो ईच एज पर चल रहा है और हर एज के लिए वो क्या करता है, हर एज के नतीजे में वर्स्ट केस में उस एज के करस्पॉन्डिंग जो वर्टिसेस हैं उनकी जो की है वो डिक्रीज हो सकती है. जो एग्जिस्टिंग की है उससे वो कम एज वाला वेट उसको मिल सकता है. तो इसलिए क्योंकि मेरे पास वो log v टाइम v वर्टिसेस पड़ी हुई है और हर दफा वो कुछ एजेस का करता है तो टोटल टाइम मेरे पास e log v बन जाता है. तो उसका कुल मिलाकर टाइम मेरे पास क्या बनेगा, सारा कुछ मिलाकर ये बनेगा v log of v प्लस e log of v. क्योंकि ये दो डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ दो डिफरेंट टर्म्स है तो मैं इनमें से हाईएस्ट वाला चूज करने से कासिर हूँ. ठीक है, अगर कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना फिर क्लास एंड करने की तरफ चलते हैं. पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं पहले, इसके बारे में अगर कोई सवाल है. जी, पैटर्न ऐसा है कि शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे. शॉर्ट क्वेश्चंस का ये मतलब नहीं है कि वो डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चन होंगे कि क्रुस्कल एल्गोरिथम के बारे में 4 लाइनें लिखें, इस तरह के नहीं होंगे. शॉर्ट क्वेश्चन उस तरह के होंगे कि जिसमें थोड़ा सा या थोड़ा सूडो कोड लिखना होगा या कोई कोड दिया होगा उसके बारे में कुछ पूछा होगा या कोई किसी कोड की टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी या फलानी चीज़ क्यों ऐसा होता है क्यों ऐसा नहीं होता. तो वो थोड़ा सा थिंकिंग ही होगी. लेकिन बजाय ये कि आप एक जगह पूछे तो 2-2 मार्क्स या 3-3 मार्क्स के आप छोटे छोटे सवाल बना दें तो हर सवाल में एक चीज़ एक कॉन्सेप्ट आप चेक कर सकते हैं, बजाय ये कि 10 नंबर के मार्क्स में 5-6 चीज़ें आप चेक करने की कोशिश करें जो कि मुश्किल हो जाता है. सर एमसीक्यूज होंगे? एमसीक्यूज कुछ होंगे लेकिन ऐसा शायद ना हो, शायद हो भी कि 10 नंबर या 20 नंबर के एमसीक्यू शुरू में होंगे, इकट्ठा एक सवाल होगा. लेकिन अब एक टॉपिक है MST फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उसका मैं अगर सवाल बनाता हूँ तो वो यूजुअली मेरा इस तरह होता है कि एक सवाल है तो एक टॉपिक से है. तो अब सवाल मैं कहता हूँ कि यार एक सवाल मैं 15 नंबर का MST का बनाना है, तो हो सकता है एक जहन में मेरा बड़ा छोटा सा सवाल आए तो मैं उसको एक MCQ के तौर पर दे दूँ. लेकिन अगर उसमें कोड लिखना होगा तो फिर वो MCQ के तौर पर देना मुश्किल हो जाता है. तो फिर उसके असर नहीं होगा. सर ये ड्राइव रन आ सकता है? सर कितने नंबर का होगा? उसका इतना मैटर नहीं करता क्योंकि मैं वही सवाल पेपर जो है वो 25 मार्क्स का भी बना सकता हूँ. हर सवाल के नंबर डबल करके 50 भी कर सकता हूँ, फिर हर सवाल के मजीद डबल करके मैं 100 का भी कर सकता हूँ. कोशिश मेरी होगी कि 2 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाए. ठीक है, एटलीस्ट जिनको आता हो तो वो 2 घंटे से पहले जो है वो, जिनको आता होगा वो शायद 1 घंटा 15 मिनट के अंदर जा करके चले जाओ. जो फंस जाएंगे वो सोच रहे होंगे तो फिर उनको ऑब्वियसली टाइम लगेगा. फिर डिपेंड करता है कि कितना आपके क्लियर है. ठीक है, शायद ये मुमकिन नहीं होता कि आप उस टाइम पर जो है वो एल्गोरिथम डिज़ाइन करने बैठ जाएं कि आपने एक टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं है और आप उस वक्त जो है वो काइंड ऑफ अपनी तरफ से बनाना शुरू कर दें. तो वो सर लॉजिक तो बनानी पड़ती है कि अगर आप कहें कि अगर लॉजिक बनाने में डिफरेंस होता है और एक पूरी स्क्रैच से पूरा चीज़ बनाना एक डिफरेंट चीज़.
कहने का मकसद ये है कि अगर मैं वो थ्योरम दे दूं जो आज पढ़ाया और मैं कहूँ कि ये क्यों इस तरह है या प्रिम्स एल्गोरिथम उसको क्यों करता है, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है एक पेपर में लॉजिक बनाना। अब ये तो ऐसी चीज़ है जो मैंने पढ़ाई भी है, तो अगर आपको वो जहन में क्लियर है, ये बुक पढ़कर आपको क्लियर हो जाता है तो 5 मिनट में कर देंगे। लेकिन आपको भूला हुआ है या आपने पढ़ा नहीं है या आज समझ नहीं आया और फिर पढ़ने का टाइम नहीं मिला, तो उस वक्त स्क्रैच से क्रुशिकल एल्गोरिथम थ्योरम को समझना, क्रुशिकल एल्गोरिथम क्या है, फिर उसकी लॉजिक बनाना, वो तो पूरा एक साइंस बन जाती है ना। और सर चॉइस होंगे नहीं तो ये क्या दूसरी दफा ये बात पूछ रहा हूँ, ये नस्म ऐसी बातें नहीं करते सीरियसली, मतलब ये मतलब आउट ऑफ द क्वेश्चन है, या आउट ऑफ द क्वेश्चन है ये बात कि सिक्स के अंदर किसी पेपर में चॉइस हो, ठीक है। सर आज जहाँ तक पढ़ा है यहाँ तक क्या यहीं तक आएगा और क्या, मतलब उससे अगले 3 लेक्चर क्लास में कहा था कि मुश्किल तक आ रहा है, तो अभी प्रिंट भी पढ़ा दिया आपने, तो आज तक आएगा, तो इसलिए पूछे। हाँ उसके बाद का नहीं आएगा। सर मेन डिफरेंस इन दोनों में क्या है, मतलब की डिफरेंस अगर हम कहें हाँ? क्रुशिकल और सर प्रिम्स में? एक जो है वो फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज बनाता है, ठीक है, इंडिविजुअल ट्रीज होती हैं और आपस में आहिस्ता आहिस्ता कनेक्ट होना शुरू हो जाती है। और एक जो है वो एक ट्री है जो कि, तो एक इस तरह की चीज है, मेरे पास मल्टीपल ट्रीज हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता इनको कनेक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है, 1 बाय 1। ये क्रुशिकल है, नंबर ऑफ, तो इंडिविजुअली मेरे पास 20 ट्रीज है और 1 बाय 1 वो कनेक्ट होना शुरू हो जाती है और आखिर में एक ट्री बन जाती है। दूसरी में क्या होता है कि मेरे पास एक सिंगल ट्री है और उसको हम ग्रो कर रहे हैं, तो इसी ट्री के अंदर मैं शामिल करूंगा, तो जो नया वर्टेक्स शामिल होगा वो ना इससे डिस्कनेक्टेड होगा, वो इसी की किसी वर्टेक्स के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं इसी ट्री को मैं आगे काइंड ऑफ ग्रो कर रहा हूँ। तो अगर मैं सिंपल एक वर्ड में कहूँ तो मेरे पास होगा कि प्रिम्स जो है वो ग्रोज अ ट्री और जो क्रुशिकल है वो ग्रेजुअली फॉरेस्ट मैसेज दे और कोई सवाल? चलो गुड लक।